हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। फ्रेंड्स, ये लेक्चर नंबर 6 है बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के लिए, जो हमारी फिजिक्स की प्लेलिस्ट चल रही है। ठीक है, इससे पहले हमने 5 लेक्चर करा चुके हैं, वो आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और प्लेलिस्ट का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा भाई। ठीक है, जैसे आप इस वीडियो के जो टाइटल है उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, वहाँ पर आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, वीडियो वाइज भी मिल जाएंगे और कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा। सो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। ठीक है, इस लेक्चर में मैं क्या काम करूँगा, देखिए सबसे पहले तो हम इसमें समझेंगे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या है, ठीक है भाई। और इस वीडियो में मैं एक और काम करने वाला हूँ। इससे पहले का जो लेक्चर नंबर 5 था ना, उसमें जो मैंने टॉपिक आपके साथ डिटेल में एक्सप्लेन किया था, कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस। ठीक है, उस वीडियो में थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ था, सो हो सकता है थोड़ा सा नॉइज़ इसमें भी हो, सो आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करिए मेरे भाई। ठीक है, और वीडियो को ध्यान से सुनने का कोशिश करा करो। ठीक है, तो उस टॉपिक को एक बार मैं इसमें रिकॉल करा दूंगा आपको। ठीक है, कि मैंने क्या बताया था। तो सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं, कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस मैंने आपको क्या बताया था। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस से पहले मैंने आपको बताया था जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स वे मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स होते हैं, यानी कि कम से कम इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स जिसकी हेल्प से या जिसके द्वारा हम किसी भी सिस्टम के किसी पार्टिकल की मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। यानी कि किसी भी सिस्टम में किसी भी पार्टिकल की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स जो हमको चाहिए, उसी को हम लोग कहते थे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट मेरे भाई। ठीक है, ये मैंने लेक्चर नंबर 4 में आपको बताया था। ठीक है भाई, सो वहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, मैंने क्या बताया था, हम जानते हैं वी नो दैट कि कोऑर्डिनेट्स विच डिफाइन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ सिस्टम, जो किसी भी सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, उन्हें हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। और जो सिस्टम इन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के हेल्प से या इनके द्वारा जो डिफाइन होता है, उसे हम लोग कहते हैं कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है भाई। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में देखो, द स्पेस डिफाइंड बाय दीज कोऑर्डिनेट्स, यानी कि जो स्पेस इन कोऑर्डिनेट्स के द्वारा डिफाइन होता है उसके हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस हम उसे कहते हैं भाई। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर द पोजीशन ऑफ अ सिंगल पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय 3 कोऑर्डिनेट्स, सिंपल एक्स वाई जेड। भाई एक्स एक्सिस के अलोंग चलोगे तो एक्स वाई और जेड, यानी का एक सिंगल पार्टिकल की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमको 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, एक्स वाई जेड। 2 के लिए 6 चाहिए, 3 के लिए 9, यानी कि 3 से गुना करते चले जाएंगे। उसी तरीके से एन पार्टिकल्स की अगर मैं बात करूँ तो हमको कितने चाहिएंगे, एन 3 एन पार्टिकल्स चाहिए होंगे भाई। ठीक है, सो वही यहाँ पर मैंने लिखा है कि सिमिलरली, यानी कि इसी तरीके से पोजीशंस ऑफ एन पार्टिकल्स की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें कितने कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता होती है, 3 एन कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता होती है। दिस स्पेस इज नोन एज 3 एन डायमेंशनल स्पेस, और इसे हम 3 एन डायमेंशनल स्पेस कहते हैं, और इसी का नाम है कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस। ठीक है, 3 एन डायमेंशनल स्पेस तो इसका इन जनरल है, जैसे 3 पार्टिकल्स के लिए तो 9 चाहिए, कि 4th के लिए 4 3 12 चाहिए होंगे। और एन पार्टिकल्स जिस किसी सिस्टम में है उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमको 3 इंटू एन कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने लिखा है कि इस 3 एन डायमेंशनल स्पेस को ही हम कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस के नाम से जानते हैं भाई। ठीक है, सो ये मैंने इससे पहले की वीडियो में डिटेल में समझाया था, उस वीडियो में थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज था। ठीक है, सो उसको मैंने रिकैप आपको करा दिया। अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि जो हमारा नया टॉपिक है भाई। ठीक है, जो इस वीडियो का मेन टॉपिक है वह है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। अब चलिए समझते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या होती है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि फॉर अ सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स, यानी का एन पार्टिकल का कोई सिस्टम है, उसके लिए हम एक पार्टिकल की बात करेंगे। मान लीजिए उसका आई वे पार्टिकल की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर हम कहते हैं मैं फर्स्ट पार्टिकल के लिए बात करूँगा तो फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड के लिए सेकंड, उसी तरीके से आई कोई नंबर है, हो सकता है 7 हो सकता है 8 हो, कोई सा भी पार्टिकल, यानी कि आई व पार्टिकल के लिए हम इन जनरल बात करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने लिखा है कि एन पार्टिकल्स का कोई सिस्टम है इफ, यानी कि यदि एक्स आई वाई आई और जेड आई आर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स आयत पार्टिकल, सॉरी ये क्या है, आयत पार्टिकल, यानी कि आईवी नंबर का, आईवी पोजीशन का जो पार्टिकल है, जो कण है, उसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है, वह एक्स आई वाई आई और जेड आई है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब चलिए आगे देखते हैं। मैंने क्या लिखा है, देन दीज कोऑर्डिनेट्स कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। बिल्कुल, ये जो कोऑर्डिनेट्स है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है, एक्स आई वाई आई जेड आई। तो इनको अगर मैं इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स में लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स क्या होते थे, Q1 Q2 Q3, और nth अगर पार्टिकल की बात करूँ तो Qn। ठीक है, और T
ये होते थे हमारे पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। सो इन कोऑर्डिनेट्स को मैं इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स में लिखूंगा, तो आई गेट दिस। ठीक है, देखिए समझिए ध्यान से, आपको सारा डिटेल में समझ में आएगा। ठीक है भाई, सारा समझ में आएगा। और अगर आपको इसके थ्रू समझ नहीं आएगा तो मैं कॉपी पर, यानी कि रफ कॉपी पर मार्कर की हेल्प से भी आपको समझा सकता हूँ। ठीक है भाई, वैसे ये बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक सी चीज़ें आपको डेफिनेटली समझ आएगी। ठीक है, तो हमारे पास जो एक्स आई है, इनमें से एक एक को उठाओ ना। ये क्या है हमारे पास, एक्स आई वाई आई जेड आई। तो एक्स आई को इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, एक्स आई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स क्यू वन क्यू टू अप टू सोन क्यू एन कोमा टी, यानी कि इन सब का फंक्शन है और सारे ही कोऑर्डिनेट्स इनका फंक्शन रहेंगे। क्यों भाई, नहीं रहेंगे क्या, रहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स है। सो वाई आई क्या होगा, वाई आई इन टर्म्स ऑफ क्यू वन क्यू टू क्यू एन एंड टी। इसी तरीके से जेड आई को लिखूंगा मैं क्यू वन क्यू टू अप टू सोन क्यू एन कोमा टी। ठीक है, सो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसे तो हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है, ठीक है, जनरली द पोजीशन वेक्टर आर आई वेक्टर से हम इसको डिनोट करते थे। ठीक है, अब किसका है, आयत पार्टिकल का, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, आर आई एक्स आई वाई आई जेड आई। और इनको, इसको हम किस में लिखे, इसको अभी तक हमने लिखा इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स। तो अगर मैं आर आई को भी लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स तो कैसे लिखूंगा, सेम इसी तरीके से, यानी क्या क्यू वन क्यू टू क्यू एन और कोमा टी, वो है मैंने यहाँ पर लिखा है भाई। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिखा है। ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है। तो ये क्या बनाती है, यही तो है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, वो यहाँ पर मैंने लिखा है। देखिए ध्यान से समझिए फ्रेंड्स, इक्वेशन 1 एंड 2 आर नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। और ये इक्वेशन क्या है, ये है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ठीक है भाई, एक और बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, हमने सिंपल सी बात स्टार्ट की थी कि भाई मैंने कहा कि हमारे पास कोई सिस्टम है जिसके अंदर n पार्टिकल है। ठीक है, आयत कोई पार्टिकल उसका है जिसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हमारे पास एक्स आई वाई आई जेड आई है। अगर मैं इनको जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में लिखूंगा तो ऐसे ही तो लिखूंगा, क्यू वन क्यू टू क्यू एन कोमा टी। ठीक है भाई, और अगर मैं इस पोजिशन, ये जो पार्टिकल आयत पार्टिकल, अगर मैं इसके पोजीशन वेक्टर की बात करूँ तो वो क्या होता था, वह होता था आर आई वेक्टर। उसको भी मैं इन टर्म्स ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स लिख दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आर आई वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो यही तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। बताओ इसमें क्या रॉकेट साइंस है, इट इज़ वेरी सिंपल। बस आपको ध्यान से देखना है वीडियो को और ध्यान से सुनना है। ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट देखना है ना लेक्चर, उतना ही इंपॉर्टेंट सुनना है कि आप ध्यान से सुन भी रहे हो कि या नहीं। कुछ स्मार्ट बच्चे होते हैं जो क्या काम करते हैं, स्किप कर करके देख लेते हैं भाई, तो यार वो सही नहीं है। मैं पढ़ चुका हूँ, अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ कि स्किप करके, या किस टीचर की अगर आप पूरी बात नहीं सुन पा रहे हैं ना, तो आपको कभी भी पूरा टॉपिक समझ में नहीं आने वाला भाई। ठीक है, उसको आपको समझने में दिक्कत होगी ही होगी। सो मेक श्योर आप ध्यान से सुनो, स्टार्टिंग से सुनो और एंड तक सुनते जाओ। ठीक है, और समझने की कोशिश किया करो भाई। ठीक है, जो ज़्यादा टफ टॉपिक होता है ना, जो थोड़ा सा मुश्किल होता है समझने में, उसको तो मैं आपको मार्कर से आपके सामने रफ कॉपी पे अलग से समझाता हूँ, लेकिन जो बहुत ही सिंपल है उसको मैं नोट्स की हेल्प से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं भाई। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जनरलाइज नोटेशंस एंड रिलेशंस, यानी कि उनमें क्या रिलेशन है। जनरलाइज नोटेशंस देखेंगे हम, किसके लिए देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट के लिए देखेंगे, वेलोसिटी के लिए देखेंगे और एक्सेलरेशन के लिए देखेंगे। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वही यहाँ पर मैंने लिखा है फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से द पोजीशन वेक्टर ऑफ आयत पार्टिकल, क्या दी थी अभी मैंने, क्या लिखा था, आर आई वेक्टर इक्वल टू आर आई फंक्शन ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स, जो क्या आते हैं क्यू वन क्यू टू क्यू एन एंड टी। ठीक है भाई, अरे इसमें ये बताओ, आप इसमें समझ में क्या नहीं आया तुम्हारे। देखिए एक एक लाइन को ध्यान से समझते चला करो मेरे भाई। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। तो ये बताओ इसमें क्या समझ में नहीं आया, यहाँ तक का क्लियर है। अरे क्लियर है ना, आयत पार्टिकल के लिए बात कर रहे थे। अगर उसका पोजीशन वेक्टर हमने क्या लिखा था, अभी ये लिखा था। ठीक है, अब मेरे को इस पोजीशन वेक्टर से हम डिस्प्लेसमेंट तक कैसे पहुंचेंगे, एक बार डेरिवेटिव करके, फिर डेरिवेटिव करेंगे, उसके डेरिवेटिव एक और बार करके हम पहुंच जाएंगे वेलोसिटी पर, वेलोसिटी वेक्टर का एक और बार डेरिवेटिव करके हम पहुंच जाएंगे एक्सेलरेशन पर। और ये डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। सो इसे हम कहते हैं टाइम डेरिवेटिव। इतनी बात सिंपल है, बेसिक सा फंडा है भाई। ठीक है, पोजीशन वेक्टर से डिस्प्लेसमेंट पे जाने का और डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी पे जाने का और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन पर कैसे जाते हैं, उसको डिफरेंशिएट करके।
किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो फिलहाल यहाँ पर आते हैं हम हमारे टॉपिक पर। हमारे पास ये पोजीशन वेक्टर है, इससे हमको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए भाई, ठीक है। क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो इसका मैं क्या कर दूंगा, डेरिवेटिव कर दूंगा भाई, ठीक है। अब देखिए डेरिवेटिव में भी तो एक मैथ का कॉन्सेप्ट आता है, एक होता है टोटल डेरिवेटिव और एक होता है पार्शियल डेरिवेटिव भाई, ठीक है। सो मैं उसको आपको एक बार इसको समझा देता हूँ आपको, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर समझिए आप लोग। देखिए जैसे हमारे पास ये कोई फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है हमारे पास f विच इज ए फंक्शन ऑफ x, y। देखिए जहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं एक से ज़्यादा जहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वहाँ पर हमको हेल्प, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, यानी का टोटल डेरिवेटिव वहाँ पर क्या होता है, हो जाता है पार्शियल हो जाता है। अब क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव होगा। अब कैसे करेंगे, देखिए जैसे हमको इस f का क्या निकालना है, टोटल डेरिवेटिव निकालना, तो टोटल का साइन होता है d और पार्शियली को हम लोग लिखते हैं डेल से। सो सबसे पहले मैं इस f का करूंगा पार्शियल डेरिवेटिव, क्योंकि ये दो पर डिपेंड करता है, एक तो x है और एक y इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। सो पहले तो इसको मैं x के रेस्पेक्ट में पार्शियली करूंगा, ये हो जाएगा डेल f ओवर डेल x इंटू x का क्या करूंगा, x का टोटल डेरिवेटिव यानी का dx प्लस, अब इसी फंक्शन का y के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि ये दो का फंक्शन है ना, x का भी है और y का भी है, केवल x का नहीं है, x का होता तो टोटल हो जाता। तो अब इसको y के रिस्पेक्ट में करो, डेल f ओवर डेल y और y का फिर टोटल डेरिवेटिव। ये बताओ ये समझ में आया नहीं आया, इसको हम लोग कहते हैं आयलर्स थ्योरम, ठीक है भाई। ये आयलर्स ने बताया था, यानी कि कोई फंक्शन अगर दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल का है, ठीक है, तो उस वहाँ पर हम यूज़ करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव की हेल्प से, उसका क्या लिखते हैं, टोटल डेरिवेटिव। ये क्या है, टोटल डेरिवेटिव है, ठीक है। यहाँ पर दो थे तो दो बार हुआ, दो के रिस्पेक्ट में हुआ, अगर यहाँ पर होता है जेड भी होता तो फिर यहाँ पर एक और टर्म्स ऐड हो जाता, पहले एफ का जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, फिर इस जेड का टोटल डेरिवेटिव, ऐसे हो जाता भाई, ठीक है। यहाँ पर एन है तो एन के लिए भी करेंगे, चलिए देखिए इसको, ठीक है भाई। अभी तक हम लोग यहाँ तक हमने देखा, ठीक है। अब चलिए इसका डेरिवेटिव कर दो आप, टोटल डेरिवेटिव करोगे पोजीशन वेक्टर का, यानी कि आर आई वेक्टर का, तो इधर भी करोगे आप लोग, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये इनके सारों के इन सारों के रिस्पेक्ट में क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव होगा, ठीक है। सो अगर मैं आर आई का डेरिवेटिव करूंगा तो इसके रिस्पेक्ट में करूंगा पहले पार्शियली, फिर इसके रिस्पेक्ट में। चलिए मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ, नहीं आपको ये भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आप इसको करके दिखाता हूँ आप, ठीक है। देखिए यार ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल है। अभी तक मैंने आपको आर आई बताया, आर आई वेक्टर क्या है, ये लिखा ऊपर ऊपर ही आपको दिख रहा होगा, लिख रहा, ठीक है ना। यानी कि फंक्शन है Q1 का, Q2 का, Qn का और T का फंक्शन है। अब इसका टोटल डेरिवेटिव करना हमको आर आई का, तो क्या हो जाएगा, डी आर आई वेक्टर, ठीक है भाई, यहाँ तक ठीक है। अब मैं लोग क्या करूँगा यार, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज को इग्नोर करेगा, बाहर बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा, मैं कह रहा कि इसका टोटल डेरिवेटिव कैसे करेंगे, डी आर आई हो गया, डी आर आई वेक्टर। अब देखो इस आर का करूंगा इन सब के रिस्पेक्ट में पार्शियली, एक वो एक एक करके करते हैं। तो सबसे पहले सार आई का Q1 के रिस्पेक्ट में करो, तो क्या हो जाएगा, डेल आर आई वेक्टर ओवर डेल Q1 के रिस्पेक्ट में कर दिया। अब इस Q1 का टोटल डेरिवेटिव करो, यानी कि डी Q1 प्लस लगाओ, इन सब के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब इस आर आई का Q2 के रिस्पेक्ट में करो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल R2 वेक्टर ओवर डेल Q2 और इस Q2 का फिर टोटल डेरिवेटिव, यानी कि डी Q2 प्लस अप टू सो ऑन। इस Qn के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल आर आई वेक्टर ओवर Qn, यानी का डेल Qn इंटू डी Qn, ठीक है भाई। फिर यहाँ पर क्या लगाएंगे, फिर प्लस इस टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल आर आई का कर रहे हैं तो आर आई वेक्टर किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट में, यानी का डेल टी और इस टी का फिर अगेन करेंगे, यानी का डी टी। ये बताओ ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई। एक और बार इसको समझाते हैं। तो भाई हमारे पास ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये फंक्शन इन पर डिपेंडेंट है, और ये क्या है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। सो एक एक के रिस्पेक्ट में करेंगे, पहले सबका पार्शियल पार्शियल पार्शियल, ठीक है, और फिर जिसके रिस्पेक्ट में किया उसका टोटल, डी Q1 डी Q2। इस ये तरीका है, ठीक है ना, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं, तरीका है। आयलर्स ने बताया था कि किसी भी फंक्शन का जो एक से ज्यादा वेरिएबल का फंक्शन है उसका टोटल डेरिवेटिव हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं, ये टोटल डेरिवेटिव है, ठीक है। सो वही मैंने यहाँ पर लिखा है आपको समझाने के लिए, मैंने यहाँ पर ये नोट्स में आ जाइए आप, ठीक, अब आप, ठीक है, वही लिखा है मैंने यहाँ पर। क्या करते हैं कि डेल आर आई ओवर डेल Q1, ठीक है, मतलब सबके रिस्पेक्ट में करते हैं। लाइन मैंने यहाँ तक आ गया, वही लाइन यहाँ पर मैंने लिखी है भाई, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, डेल सॉरी डी आर आई वेक्टर, ये तो टोटल डेरिवेटिव है, इसके इक्वल है। अब इसको मैं समेशन की फॉर्म में लिखना चाह रहा भाई, ठीक है। तो समेशन की फॉर्म में कैसे लिखूंगा, ये देखिए यहाँ पर क्या वेरी कर रहा है, Q1 Q2 और n तक वेरी कर रहा है। तो समेशन ये आर आई तो सब में है, तो डेल आर आई वेक्टर ओवर डेल क्यू
डेल क्यू लिखेंगे और ये A1 2 3 ये क्या यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोई भी अपनी तरफ से नंबर ले लो, आई ले लो, जे ले लो, जो लेना चाहो वो ले लो। ठीक है भाई, मैंने यहाँ पर क्या लिया है, मैंने जे लिया है। तो ये क्यू जे इंटू जो यहाँ पर है वो यहाँ पर है, यानी कि डी क्यू जे। ठीक है, और जे कहाँ से रनिंग कर रहा है, जे 1 से रनिंग कर रहा है और एन तक जा रहा है, तो जे रनिंग फ्रॉम 1 to n प्लस ये वाला प्लस। ठीक है, और ये वाला अलग से टर्म बच रहा है, ये टी का है। ठीक है ना, इसमें तो क्यों नहीं है, तो ये मैंने अलग से लिख लिया। ये बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। दिस इज इक्वेशन 2 या फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है भाई, ये बताओ यहाँ तक समझ में आया। तो भाई मेरा समझाने का कोई मोटिव, कोई अपने आप में कोई बात है, मेरे समझाने का कोई फ़ायदा है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं अगर आपको समझ नहीं आया, आया होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग लिखते हैं जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट। वही जो मैंने आपको बताया था आयलर्स थ्योरम कि कैसे करते हैं, वो मैंने यहाँ पर भी लिखा है। ठीक है भाई, सो इट इज़ जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट है भाई। ठीक है, तो टॉपिक तो और भी है, जनरलाइज वेलोसिटी भी है। मैं सोचा इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लूँ, क्योंकि लेक्चर 15 मिनट का हो गया भाई, ज़्यादा लेंथी हो जाता है तो फिर आप लोग देखते नहीं पूरा। ठीक है, सो मैंने आज की वीडियो में क्या बात किया, मैंने आज की वीडियो में बात किया ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस के बारे में, जनरलाइज्ड नोटेशंस और रिलेशंस के बारे में जो हमने किया, जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट। अब दो टॉपिक बचे हैं, जनरलाइज्ड वेलोसिटी और जनरलाइज्ड एक्सेलरेशन, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे भाई। ठीक है, सो यार थैंक यू वेरी मच। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा होगा तो डेफिनेटली समझ में आया ही होगा। ठीक है माय फ्रेंड्स, सो चलिए यार अब आपसे विदा लेते हैं भाई। ठीक है, सो आखिर में फिर कहूँगा कि कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप पूरे लेक्चर देख सकते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं जिनको फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। हमारी एक कोशिश रहती है कि हम आपके लिए फिजिक्स और मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा ईजी करके आपके साथ डिलीवर करें। सो वही हम कोशिश करते रहते हैं लगातार। हमारे चैनल का नाम भी यही है, कॉन्सेप्ट इन ईजी वे। सो थैंक यू वेरी मच।